सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू लर्निवर्स। और आज हम करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी सफलता सीरीज के अंदर आ चुका है। इस बार हमारा एक ही नारा है कि हमने 120 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, अब की बार 120 पार इन मास्टर कैडर। ठीक है, मास्टर कैडर में हमने 120 प्लस स्कोर करना है और इसी को साथ में चलते हुए हम आज अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर DSSB का एग्जाम देने जा रहे हो, तब भी आप ये सीरीज को देख सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज क्वेश्चन की, आपको अपने लेवल ऑफ प्रेपरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लास्ट, ऑप्शन सी एक्टोप्लास्ट या फिर साइटोसोल। सो जल्दी से आंसर करेंगे। जो हमारी टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट होती है वैक्यूल जो होते हैं ना, वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स आर आल्सो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन मेनली प्लांट सेल्स में होती है, बट एनिमल सेल्स में भी होती है। पर प्लांट सेल का ये मोस्टली 90% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, और जो हमारी वैक्यूल्स हैं, जो हमारी वैक्यूल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। और जो एंडोप्लास्ट है, एंडोप्लास्ट क्या है? एंडोप्लास्ट है, जैसे मान लो एक ऐसा हमारा सेल है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म तो है। ठीक है, और ये जो अंदर सेल के साइटोप्लाज्म है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, वो उसका कुछ अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन है जो अंदर वाला पार्ट है, और ये कुछ बाहर वाला पार्ट है। जो बाहर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं एक्टोप्लास्ट। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? एक्टोप्लास्ट। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंडोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लास्ट। तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत डिवाइडेशन है कि जो सेल के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लास्ट। एंडो मतलब कि अंदर वाला, और एक्टो मतलब कि जो बाहर वाला होगा, जो मतलब साइड्स पे प्रेजेंट होगा, ना कि सेंटर में। ठीक है, इस बेसिस पे डिवाइड है हमारा एंडोप्लास्ट और एक्टोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन है किसकी? वैक्यूल की। तो मतलब कि ये जो वैक्यूल है ये भी क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है, यूकैरियोट्स में पाई जाती है। और ज्यादा स्पेस ये किसकी ऑक्यूपाई करते हैं? प्लांट सेल की। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। तो फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को और हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल। तो जो साइटोसोल है वो इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज जनरली इन परपेचुअल मोशन नोन एज। जैसे ये हमारा अभी मैंने आपको सेल दिखाया था। ठीक है, इसके बीच में क्या है? साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ना, ये मूव होती रहती है। इट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, ये कुछ ना कुछ क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है। इट इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो इस चीज को हम वो क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। या फिर प्रोटोप्लाज्म भी किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को। तो ये क्या होगी? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, क्या होगी ये? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और इसका एक और नाम है क्या? साइक्लोसिस। तो ये जो तीनों के तीनों नाम है, ये क्या है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म मूवमेंट करता रहता है सेल के अंदर, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर साइक्लोसिस। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म्स यूज होते हैं जो मूवमेंट करता है हमारे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेलुलर मैट्रिक्स है इसकी जो मूवमेंट है, इसको ये तीनों नाम दिए जाते हैं, और ये तीनों नाम में से कुछ भी आ जाए तो क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा। तो हाल फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस क्या है? एक ही बात है।
और ये जो साइक्लोसिस होता है, ये जो साइक्लोसिस होता है, इसी की वजह से क्या हो पाता है, इसी की वजह से हो पाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कि किसी मटेरियल को यहां से यहां तक अगर पहुंचाना है तो किसकी मदद से पहुंचाएंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से, साइक्लोसिस की हेल्प से, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है। और साइटोप्लाज्म को हम और भी क्या कहते हैं, एरिना ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या सेलुलर एक्टिविटीज। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is major arena of cellular activities and exhibits cyclosis? ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज भी है और साइक्लोसिस एग्जिबिट करता है, वो मैंने आपको अभी बताया क्या है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो बेटर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर का कंटेंट पूरा ही है, ठीक है, पर इसको हम फिर क्या स्पेसिफिकली क्या मार्क करेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। पर मेरे हिसाब से तो इन दोनों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजन वाला, एग्जामिनर को ऐसा ऑप्शन डालना ही नहीं चाहिए, बट किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने आपको बताया कि हो सके तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्योंकि इन्होंने क्या साथ में मेंशन कर दिया, साइक्लोसिस को मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका डाउट दूर करने के लिए, what is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell? अब यहाँ पर इन्होंने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कुछ भी मेंशन नहीं करा। जब ये चीज कुछ भी मेंशन्ड नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, तो आप क्या टिक करोगे, साइटोप्लाज्म टिक करोगे, ठीक है। क्या टिक करोगे, साइटोप्लाज्म। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डाउट आता है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा करो कि हम किसको मार्क करेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को आपने पहली प्रेफरेंस देनी है जब वर्ड साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऐसा कुछ आ जाए। वैसे साइटोप्लाज्मिक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये हो तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहा है ना, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, जो साइटोप्लाज्म होता है हम उसे क्या कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो बनता है क्रिस्टेलॉइड कंपाउंड से। कैसे बनता है, क्रिस्टेलॉइड कंपाउंड से। तो वो जो क्रिस्टेलॉइड कंपाउंड होता है वो इटसेल्फ इज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, तो वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बट हाँ अगर आपको ऑप्शन में साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दोनों मिल रहे हैं तो थोड़ी सी प्रेफरेंस इसको दे दीजिएगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। बाकी अगर बात की जाए एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज की, तो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर, या फिर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो अगर किसी को इस बात में डाउट है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डबली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। हमारे पास ऑर्गेनेलिज है, सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है न्यूक्लियस, फिर है प्लास्टिड्स और फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है दैट इज ऑल्सो डबली मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, न्यूक्लियस की भी ऐसी दो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लास्टिड्स की भी डबल मेम्ब्रेन होती है। बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। वैक्यूल्स में भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, हमने अभी करा है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है, टोनोप्लास्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है या प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की आप एग्जांपल लेके चलिए, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा हमारा आंसर 1, 2 and 3 ओनली। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस in prokaryotic cells generally takes place in dash and in eukaryotes it take place in dash। मतलब हमने ऑर्गेनेलिज बतानी है कि कहां कहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। कल मैंने जब आपको राइबोसोम के बारे में बताया था, राइबोसोम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं या तो वो सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं या तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं और साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में होते हैं
तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर, ये जो ऑप्शन ए है, मतलब जो ए फिलर है, उसका क्या आंसर होगा? हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो हमारा एक्सक्लूड आउट हो गया पहले ही। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही नहीं होती, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमने अभी करा कि क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो ये आंसर तो गलत हो गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज, दूसरा है कि जो हमारे राइबोसोम है या तो हमारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दे आर अटैच्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद करते हुए हमें याद आएगा, या फिर कहाँ पे लगे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं। अब हमें ऑप्शंस देखने हैं। अगर मान लो यूकैरियोटिक सेल है ना, तो क्या लाइसोसोम में हमें दिखेंगे राइबोसोम्स? नहीं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में करेंगे। तो राइबोसोम, लाइसोसोम वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि लाइसोसोम में थोड़ी ना राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम कहाँ कहाँ है? जहां जहां राइबोसोम वहीं वहीं प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में भी ऑब्वियसली प्रेजेंट हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे हो सकता है। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसमें लिख दिया इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। अगर इन्होंने ओनली शब्द ना लिखा होता, ठीक है, फिर भी हम एक पल को इसको ठीक मान लेते, पर ये भी क्वेश्चन, ये भी जो ऑप्शन है आपका, इस बेसिस पे हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया कि ये ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? जिसमें लिख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। इसमें ऐड करने को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐड कर सकते थे, बट मैंने आपको क्या चीज समझानी थी कि अगर मान लो यहाँ पे ओनली आ गया तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होता अकेला और ओनली नहीं मेंशन होता, फिर आपका ऑप्शन 1 भी ठीक हो सकता था। ठीक है, फिर हम कहते कि ऑप्शन 1 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, बट इस केस में ऑप्शन 1 अब गलत है। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आरईआर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। Now let's move to the next question. Which of the following is absent in plant cell and present in animal cell? एक चीज जो प्लांट सेल में एब्सेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट है एनिमल सेल में। टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या था? हमने कल करा था कि जब एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, सिंगल सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो ये तो प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा एक्सक्लूड आउट हो ही गया। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेंट्रियोल की। जो सेंट्रियोल होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिमल में। ठीक है, प्लांट में ये क्या होते हैं? एब्सेंट। तो हमसे यही पूछा है कि प्लांट सेल में एब्सेंट हो और एनिमल सेल में प्रेजेंट हो। और मुझे पता है कि कई लोगों ने देखते ही इसका आंसर सेल वॉल दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। ठीक है, हमें जर्नली क्या याद होता है? सेल वॉल, है ना। सेल वॉल याद होती है कि ठीक है ये तो प्लांट में प्रेजेंट होती है, यूनिक फीचर है, ये सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। जो सेंट्रियोल है वो केवल किस में प्रेजेंट होंगे? केवल एनिमल सेल में। और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन। इनका क्या काम होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन का। और ये हेल्प कहाँ करते हैं? जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इनका काम आएगा। आगे जाके जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सेल डिवीजन का, तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। कौन? सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स सिर्फ केवल कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल सेल के अंदर। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टिल दिस। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियोइड की। तो न्यूक्लियोइड तो ना तो प्लांट सेल में मिलता ना एनिमल सेल में मिलता। न्यूक्लियोइड तो क्या है? एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है हमें? प्रोकैरियोट्स में। कहाँ मिलता है? प्रोकैरियोट्स में।
यूकैरियोट्स में तो क्या मिलता है हमें? ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रू न्यूक्लियस। जब भी मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तो उसके सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप ये समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 और क्वेश्चंस हो रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से सारे ऑप्शंस को सुना करो, समझा करो जब मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले पीछे बताया कि एग्जाम में अब जैसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म को कैसे वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, है ना। किस तरह के जहां जहां एग्जामिनर कुछ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कर सकता है, वो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ, ताकि आपको वो टाइम मिले आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमारे यहां तक क्वेश्चंस हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, अगर आपको सारे सेशंस के नोट्स वगैरह चाहिए और कुछ भी चाहिए, जैसे हमारे आगे ना थ्योरी के लेक्चर्स भी आएंगे जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। मैंने कल भी पोस्ट डाला था कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका थ्योरी का लेक्चर हो नहीं पाया, और आपके अब जो थ्योरी के लेक्चर है वो मैं नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर पाऊंगी, अभी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीक पर ट्रांसफर करते हैं। और ये जो हमारा सेल यूनिट है, सेल यूनिट का एक पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि यूकैरियोट के जो क्वेश्चंस है वो काफी ज्यादा बन रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये लिमिट डिफाइन कर दूं कि मैंने 50 क्वेश्चंस ही कराने हैं, तो ये सही नहीं रहेगा। तो आज के सेशन में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 27 to 30 क्वेश्चंस होंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही ज्यादा है। जो प्रोकैरियोट तक हमने करा है उसमें से बेसिक 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बट इसमें से तुम्हें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो भी हम यूनिट करेंगे ना, उसमें से एटलीस्ट देखो 50 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे मास्टर कैडर के एग्जाम में, तो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकते हैं ना एक चैप्टर में से, या 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारे चैप्टर्स को ढंग से पढ़ो, और मैंने इतने सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि आप सिर्फ ये एमसीक्यू सीरीज भी देख के जाओ ना, तब भी आपका मास्टर कैडर जैसा एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो नोट्स हैं, जो सब कुछ आपको मिलेगा मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम के साथ, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और इसको क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। बाकी मैं कमेंट्स में भी आपको ये इसका लिंक पिन कर दूंगी, ठीक है। और चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी आगे की तैयारी की जो भी नोटिफिकेशंस हो, जब भी मैं लेक्चर लूँ आपको वो लेक्चर मिल सके, ठीक है। अच्छे से प्रेपरेशन शुरू करो, क्योंकि मैं आप सबकी ये चीज समझ सकती हूँ कि कुछ ना अभी ऐसा है कि 3 साल से पेपर नहीं आया, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ा सा, पता नहीं पेपर होगा पेपर नहीं होगा, कंफ्यूजन में होते हैं। बट अगर आप, अभी मैंने ये स्टेप लिया है कि मेरे को पढ़ाना ही पढ़ाना है ना, मुझे एमसीक्यू सीरीज करवानी है, ताकि मेरी भी प्रेपरेशन हो रही है, आपकी भी प्रेपरेशन हो रही है, ठीक है। तो हमें मास्टर कैडर में इस बारी क्या करना है, 120 प्लस करना है। तो आप ये मत सोचा करो कि एक टीचर है पढ़ाने आ गई है, नहीं। आप ये सोचो कि हमने मास्टर कैडर की तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ अगर एमसीक्यूज लगाओगे, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, तुम्हें पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या तुम्हें कितना याद है, कितना भूल चुके हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट पेपर 2022 में हुआ था, तो अभी तुम्हारा मोमेंटम खराब हो चुका है पढ़ाई का। बट प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे लेक्चर्स को अच्छे से लगाओ, अच्छे से तैयारी करो। अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी एमसीक्यू सीरीज लेके आ रही हूँ, धीरे धीरे थ्योरी के लेक्चर्स भी आएंगे, तो अपनी तैयारी तो स्टार्ट करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे एग्जाम में +1 +2 है ना, बीएससी और मास्टर्स सारा सिलेबस आना है, ठीक है। मास्टर्स लेवल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ बीएससी लेवल के आ जाते हैं, कुछ +1 +2 के। तो थोड़ा सा अब तैयार हो जाओ, कि मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रेपरेशन शुरू कर दो। मान लो कि अगर तुम्हारा 3-4 महीने में एग्जाम हो जाए, तुम क्या ये 7 साल का सिलेबस एक बारी में कवर कर लोगे? एक बारी में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है 7 साल का सिलेबस। तो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, कि एकदम से जब नोटिफिकेशन आए तो तुम पे बर्डन ना हो। वो तो 2-3 महीने मिलेंगे तुम्हें प्रेपरेशन के, पर क्या उस टाइम में तैयारी होना पॉसिबल है? नहीं है। तो अभी से क्लासेस अच्छे से लगाओ, एमसीक्यूज अच्छे से लगाओ, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही मैम वीडियो डाले, आपको क्या करना है, एमसीक्यूज इनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको 43 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। 43 क्वेश्चन कराए थे, तो अपने मार्क्स काउंट करा करो कि आपने किस किस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अगर नहीं सही दिया
तो वो भी कोई बात नहीं, आपको डिटेल में भी चैप्टर समझाए जाएंगे। आप खुद पहले +1 2 की एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़नी शुरू करो, ठीक है, +1 2 की एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करो। और दूसरे मेरे जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स कि आप कैसे चाहते हो, वन शॉट वीडियोस चाहते हो जो 3-4 घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, या छोटे छोटे टॉपिक्स या पार्ट्स में लाऊं कि चलते फिरते आपने देख लिया। तो जैसे आपको चाहिए प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह के सेशंस पसंद आएंगे या किस तरह के सेशंस चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चीज में मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हें किस तरह का काम चाहिए, कि पूरा एक ही वीडियो में तुम्हें मिल जाए वीकली, या थ्योरी के मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेशंस लेके आऊं जिसमें 1-2 टॉपिक्स करवाए हुए हैं, 20-30 मिनट का लेक्चर पार्ट्स में लेके आऊं। तुम कैसे पढ़ना चाहोगे वैसे बता दो, और मैं लाइव क्लासेस कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही ले सकती हूँ। तो प्लीज काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं वो देख सके कि यहाँ पर कितने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझाया जाता है। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। तो मान लो आज आप अगर 25 क्वेश्चन करके जा रहे हो ना, तो मतलब आपके कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इस चैप्टर को बनाने में मैं, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो चलो उसको कॉपी करके रख दिया, उसके ऑप्शंस किस तरह से डिजाइन होते हैं आप देख रहे हो कि क्या फ्लो है ना। तो इन चीजों को समझो और अपनी तैयारी में लग जाओ, और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, लाइक करा करो वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following helps in reduction of water loss through transpiration? ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस किस किस की वजह से बच सकता है? क्या प्रोटीन ऐसा कर सकता है? नहीं, प्रोटीन का काम ही नहीं है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे लीफ है मान लो कोई, है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें, आपने छोटे होते एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि हम ना वैक्स की लेयर लगा देते हैं उसके ऊपर, ताकि जो पानी है उसमें ट्रांसपीरेशन ना हो पाए, है ना। तो ये क्या करता है, एक कोटिंग कर देता है कि पानी उड़ नहीं पाता, ठीक है, ट्रांसपीरेशन हो नहीं पाती। तो वो जो सब्सटेंस है वैक्स, वो क्या है, ऑयली सब्सटेंस है, ठीक है, एक ऑयली सब्सटेंस है। तो हमें भी एक ऑयली सब्सटेंस की जरूरत है, और वो क्या है, सुबेरिन और क्यूटिन, दोनों के दोनों क्या हेल्प करेंगे कि रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस में हेल्प करते हैं, कि पानी का लॉस ना हो थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जो कोई भी अगर ऑयल की परत होगी किसी चीज के ऊपर, तो जो ट्रांसपिरेशन है, जो पानी है, वो बॉडी से या जो भी प्लांट है, टिश्यू है, उसमें से कम उड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी वॉल ऑफ सेल वॉल इज। सबसे पहले तो मैम सेकेंडरी वॉल क्या होती है, देखो ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। जो सेल वॉल है, एक तो होती है हमारी प्राइमरी वॉल, ठीक है, जो स्टार्टिंग में बनती है, उसके बाद इसके अंदर बननी शुरू होती है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सेकेंडरी वॉल कब बनती है, सेकेंडरी वॉल तब बनती है जब जो हमारा प्लांट है जो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब क्या होता है, मैच्योर होता है। पहले स्टार्टिंग में जब सेल ग्रो कर रहा होता है, तब कौन सी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल बनेगी। तब कौन सी वॉल बनेगी, प्राइमरी वॉल। और ये जो वॉल है, ये कौन सी है, सेकेंडरी वॉल। ये कब बनती है, जब प्लांट क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, बट प्लांट क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। जो प्लांट है ना, एक तो उसकी ग्रोथ होती है ऐसे, और एक उसकी ग्रोथ होती है ऐसे, गर्थ वाइज। जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। ये आपके आगे भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे जब हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे प्लांट का, ठीक है। और ये जो हमारी ग्रोथ होती है इस डायरेक्शन में, जो विड्थ या गर्थ बढ़ाती है, विड्थ बढ़ाती है या गर्थ बढ़ाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। और ये कब सेकेंडरी ग्रोथ अचीव होती है, जब क्या हो जाते हैं, प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही सिमिलर सा कॉन्सेप्ट इसमें है। तो ये जो हमारी सेल वॉल है, ये जो बाहर वाली है, ये कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर वाली कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल। अभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, दैट इज फॉर्म्ड इन मैच्योर सेल्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, मैच्योर सेल्स में बन रही है। इट इज थिनर देन प्राइमरी वॉल,
जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, क्या आपको लगता है कि सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से थिनर है? मैंने प्राइमरी वॉल की तो एक ही लेयर बनाई है, बट सेकेंडरी वॉल की 3 से 4 लेयर्स बनाई है, ठीक है। तो जो प्राइमरी वॉल होती है आपकी, दैट इज नॉट थिनर, जो सॉरी प्राइमरी वॉल इज थिनर, तो सेकेंडरी वॉल इज, यहाँ पे क्या सही होगा, थिकर देन प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल इज सिंगल लेयर्ड, नो, प्राइमरी वॉल सिंगल लेयर्ड होती है, सेकेंडरी वॉल की 3 से 4 लेयर्स पाई जाती है, ठीक है। कितनी लेयर्स पाई जाती है? 3 से 4 लेयर्स, ठीक है। प्रेजेंट आउटसाइड द प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल देखी जाती है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। कहां प्रेजेंट है? इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी वॉल ऑफ सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन अ मैच्योर सेल। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स? अगर दो एडजेसेंट सेल्स हैं ऐसे प्लांट के, तो इसके बीच की जो सीमेंट की लेयर है, अंबुजा सीमेंट है, वो कौन है इसके बीच का? क्या वो प्लाज्मोडेस्माटा है, क्या वो सेल वॉल है, क्या वो पोर्स है, क्या वो मिडल लैमेला है? आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। जो सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स है, वो है आपका मिडल लैमेला। वो क्या है आपका? मिडल लैमेला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या है? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। ये दो क्या है? सेल। और ये क्या है इसकी? सेल वॉल, ठीक है। तो मिडल लैमेला किसके साथ प्रेजेंट होगा? सेल वॉल के साथ प्रेजेंट होगा। बट जो प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? जैसे मान लो दो सेल है, ठीक है, दो सेल के बीच में ऐसे कनेक्शन बनाता है, ठीक है। ऐसे क्या बनाता है? कनेक्शन बनाता है। वो कैसे बनाएगा, नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। पर ये क्या बनाता है? दो सेल्स, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, और इसके बीच में ये क्या करेगा? कनेक्शन बनाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। दूसरा ये है हमारी सेल वॉल। तो सेल वॉल तो दो प्लांट सेल्स को अलग अलग करने का काम करेगी, और उनको ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? मिडल लैमेला। कौन करेगा? मिडल लैमेला, ठीक है। और सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट मतलब कि मिडल लैमेला, ठीक है। आपने ऐसे याद रखना है। उसके बाद ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है हमारी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट होती है एक सेल से दूसरे सेल से। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। किसी को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला आर ट्राइवर्स्ड बाय, अब मैंने आपको क्या बोला कि क्या पोजीशन होगी आपको पता चलेगा। जो सेल वॉल होती है ना, उसके बीच में ऐसे कुछ स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो सेल वॉल है, और यहाँ ये एक सेल है, ये दूसरा सेल हो गया, और यहाँ पर मिडल लैमेला है, या इसको ये ट्रेवल करते, इट इज ट्रेवर्स्ड बाय, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज दिस? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है हमारा? सेल वॉल और मिडल लैमेला आर ट्रेवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इसको क्या करता है? ट्रेवल करता है, ठीक है। जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, ये तो हमने आपको बताया था, ये किसकी इनफोल्डिंग है? ये मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और लिग्निन तो लाइगिन लिखा हुआ, लिग्निन लिखना था, ठीक है। ट्यूबुलिन ये भी क्या है? एक प्रोटीन है, और ये किस में मिलता है? प्रोकैरियोट्स के, और सॉरी यूकैरियोट्स के फ्लैजेला में। किसमें मिलेगा? यूकैरियोट्स के फ्लैजेला में। और साइटोस्केलेटन के क्वेश्चन आज कवर नहीं हुए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर यानी कि परसों यानी कि फ्राइडे को आपके उसमें कवर होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज ज्वाइन, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि जो भी लेक्चर्स की अपडेट है वो आपको मिलते रहे, ठीक है। और मैं ना बाद में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी जब थ्योरी लेक्चर्स हो जाएंगे, जो कि मैंने हर एक चैप्टर के बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो हैंड रिटन नोट्स, मान लो आपका कोई चैप्टर अगर 80 पेज का है, तो वो सिर्फ 10 पेजेस में कवर हो जाएगा, ठीक है। सारे आपके फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं। कोई भी चैप्टर आपका आई थिंक 12 पेजेस, आई थिंक एक चैप्टर के मैक्सिमम है, ठीक है। आपके 10 से 11, 9, 10, 11 इतने ही पेजेस है जहां पर आपका सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा जब ये एमसीक्यूज अटेंड करो, ठीक है। उसके बाद आएंगे थ्योरीज के लेक्चर।
अगर आपको पढ़ना होगा तो उसके बेसिस पे, ठीक है। वो जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया, एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए, और लास्ट में जब लास्ट क्लास के दिन होंगे तो वो नोट्स को रिवाइज कर लिया, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो हैंड रिटन नोट्स होंगे दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल मास्टर कैडर साइंस बाय रिदम मैम, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा प्लीज। Now let's move to the next question. Vacuoles are covered by membrane called. ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आई थिंक इसका आंसर अब मुझे नहीं बताना चाहिए। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। अच्छा, और जो वैक्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसकी होगी, सेल की होगी, ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल्स की सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मैंने आपको बताया था। वैक्यूल्स की क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, अच्छा मैंने ना जो कल वीडियो डाली थी, मैंने गलती से क्या बोल दिया था कि जो न्यूक्लियस है, और नहीं, मैंने गलती से बोल दिया था जो साइटोप्लाज्म है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। पर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है ये लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल होता है। और साथ में अगर सेल मेम्ब्रेन जुड़ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी थी, कल करा था पुरकिंजे ने, ठीक है। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी, और प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने दी थी, वो दी थी हैंस्टीन ने, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट टर्म किसने दी थी, हैंस्टीन ने। तो आई थिंक अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन जब आ जाती है तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट, तब टी आ जाएगा उसके पीछे। और जब सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है तब हम उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, पहले तो ये बताओ एरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और कैसी शेप के थे, मैंने आपको बताया था डिस्क शेप्ड या बाइकॉनकेव शेप के होते हैं ये, ठीक है। तो किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आई थिंक ये सारी चीजें तुम्हें पता है आरबीसी के बारे में। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। अब वो लिपिड और प्रोटीन कितने परसेंट होता है ये तुम्हें बताना है। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में जो प्रोटीन की परसेंटेज है वो होती है 52% और लिपिड की परसेंटेज होती है 40%, ठीक है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और वो होते हैं अराउंड 8%। बट अभी तुमसे क्या पूछा गया कि प्रोटीन की परसेंटेज कितनी है, तो प्रोटीन की परसेंटेज 52 होगी और लिपिड की परसेंटेज 40 होगी, ठीक है। ये 2016 नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, तो मतलब कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है ये ऑप्शन भी गलत, पर हमने चेक करना है कि जो नर्व सेल है उसमें कौन सा होता है। तो ये जो डाटा दे रखा है ना, लिपिड 80% और प्रोटीन 20%, ये तुम्हारे किसकी कॉम्पोजिशन है, ये तुम्हारे नर्व सेल की कॉम्पोजिशन है। इसमें लिपिड कितना है 80% और प्रोटीन कितना है 20%। प्रोटीन कितना मिलेगा तुम्हें 20%। अभी यहाँ पर सेल वॉल का मैंने स्ट्रक्चर अटैच करा, तुम्हें मैं नोट्स भी दूंगी, तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे मैंने आपको चीजें समझाई हैं, जैसे कि अभी मिडल लैमेला आया था, ठीक है, सेल वॉल आ गई थी, तो चीजें आपको समझानी जरूरी थी। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। आई होप आपको ये विजिबल होगा अभी। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो अभी आप इसको देखेंगे थोड़ा सा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, हमारी प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल को सीमेंट करती है, फिर यहाँ पर बनता है एक दूसरा सेल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा दूसरे सेल की सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो है बीच में, ये जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिडल लैमेला। और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल नहीं दिखाई हुई है, मतलब कि सेल अभी
मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल दिखाई गई है। और ये जो हमारा मिडल लैमेला होता है, ये किसका बना होता है? मिडल लैमेला बना होता है हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। ठीक है, और ये जो पैक्टिन्स हैं या पैक्टेट्स हैं, ये हमें सेल वॉल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के बने हुए हैं, ये जो ब्लू कलर के बने हुए हैं, ये क्या है? पैक्टिन्स है। ठीक है, और ये जो येलो कलर के ऐसे क्रॉसलिंक्स बने हुए हैं, येलो कलर के क्रॉसलिंक्स बने हुए हैं, ये क्या है? क्रॉसलिंक ग्लाइकेन। तो जो हमारी सेल वॉल है उसमें पैक्टिन भी होगा, ग्लाइकेन भी होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये ग्रीन ग्रीन वाले स्ट्रक्चर ऐसे नेटवर्क बना के बैठे हैं, ये क्या है? सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें सेल्यूलोज भी होता है, प्लांट सेल की बनी हुई है, प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, वो फर्दर आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में मैंने कवर करा हुआ है। तो ये क्या है? ये जो हमारी सेलुलोज है ना, प्लस पैक्टिन्स है, प्लस ग्लाइकेन्स है, प्लस माइक्रोफाइब्रिल्स है, ठीक है, गलेक्टिन्स है। तो इन सब से मिलके बनती है हमारी प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और यहाँ पर क्या पड़ा? सेलुलर सिंथेज। सेलुलोज को सिंथेज करने वाला एंजाइम है, जो कि कहाँ है? हमारी मेम्ब्रेन में लगा हुआ है। ये जो नीचे है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाइलिपिड लेयर होती है। ये एक इसका हाइड्रोफोबिक हेड है और हाइड्रोफिलिक टेल है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसी मेम्ब्रेन है? बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन। किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की है? बाई लेयर। ठीक है, बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, सबको सारी चीजें समझ आई होंगी यहाँ तक। प्रोटीन लिपिड की सबकी कॉम्पोजिशन समझ आई आप सबको? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया? सबसे पहले तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कौन सा है? जो हमने ऐसे देखा अभी, सेल मेम्ब्रेन की लेयर थी, ठीक है, ऐसे थी लिपिड बाई लेयर। कैसी थी? ऐसी लिपिड की बाई लेयर थी। ठीक है, ये जो चीज है ये क्या है? ये है लिपिड, लिपिड का हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन। हाइड्रोफोबिक, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है लिपिड का, हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है लिपिड का, इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? वाटर से, जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता, वाटर से डरता है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन पोलर हेड है। ये क्या है? नॉन पोलर हेड है। और ये जो है, ये क्या है? मेम्ब्रेन की टेल है। और ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर को पसंद करती है। और ये कैसे होते हैं? पोलर। ये कैसे होते हैं? पोलर। ठीक है, और ये कैसी है? ये है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये चीज आपको पता चली। और यहाँ पर इसके बीच बीच में होते हैं प्रोटीन्स, जो कि क्या बना, वो इसके सरफेस पे भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, और इसके सरफेस पे भी हो सकते हैं। जो यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, मतलब इंटरनल प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के बीच में है। ठीक है, दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये जो ऐसे ही सरफेस के ऊपर लूजली बाउंड पड़े हुए हैं, ये क्या है? ये है हमारे एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और ये वाला जो मॉडल है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इन द ईयर 1972। और ये जो रॉबर्टसन और डेविडसन है, इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ मॉडल्स दिए थे सेल मेम्ब्रेन के, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेनली स्टडीड या एक्सेप्टेड मॉडल है वो आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो एक्सेप्टेड चीज है उसी के बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपने अपने मॉडल्स दिए थे सेल मेम्ब्रेन के, जो कि अब हमारे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और जो फ्लेमिंग है, इसने क्या किया था? कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, इन्होंने क्रोमैटिन टर्म को क्या किया था? कॉइन किया था। क्रोमैटिन टर्म किन्होंने दी थी? फ्लेमिंग ने। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। और जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था
दैट वाज द एक्सेप्टेड मॉडल है जो हमारा, वो कब आया था 1972 में। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। जो आइसबर्ग होता है, जैसे ऐसे पानी है, ठीक है, तो जो आइसबर्ग होता है उसकी हमें थोड़ी सी टिप दिख रही होती है, ठीक है, और यहाँ पर वो एम्बेडेड होता है पानी में, ठीक है, नीचे। तो ये ऐसा होता है कुछ आइसबर्ग, और ऐसा ऐसा ही अभी मैंने आपको कुछ दिखाया, ये देखो पीछे वाली स्लाइड पे अब दोबारा से जाते हैं। जो हमारे ये प्रोटीन्स हैं, ये जो इंटरनल वाले प्रोटीन्स हैं, ये आपको ऐसे थोड़े से दिख रहे होंगे, थोड़े से ही बाहर है, बाकी के बाद की क्या है, अंदर एम्बेडेड है। और ये जो टेल और हेड है, ये किसकी है, ये क्या है, लिपिड्स है। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, लिपिड्स है। और ये लिपिड का क्या है, हेड है, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक, और टेल क्या है, हाइड्रोफिलिक। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, डैश इज आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन की ऐसे एक सी ऑफ लिपिड्स है, ठीक है, सी ऑफ लिपिड्स है, और उसके बीच में आइसबर्ग कौन है, आइसबर्ग है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी कौन से वाले, इंट्रिंसिक वाले, ठीक है। पर अगर आपको प्रोटीन पूछा गया अकेला तो प्रोटीन हम आंसर करेंगे, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो ऐसे प्रोटीन्स के यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसे प्रोटीन के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर। ये किसका काम करते हैं, रिसेप्टर का काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी, रिसेप्टर किसका, जैसे आपने नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराई है, ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रेवल करी आपकी बॉडी में, तो कोई ना कोई तो रिसेप्टर चाहिए ही, एक सेल को दूसरे सेल को बताने के लिए कि ठीक है ये वाला हार्मोन आके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। उसको भी क्या बोलते हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे जब नर्व सेल करेंगे। सबका एक नाम होता है, चलो मैं बता देती हूँ, उनको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, इनके ऊपर आके बाइंड करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ऐसे ट्रांसमीटर्स होते हैं बहुत सारे, जो कि करते हैं सेल को सिग्नल्स पहुंचाते हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट तो होते हैं मेम्ब्रेन में, बट थोड़े से कम प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आगे फैट्स और लिग्निन्स, ये तो ऑप्शन में नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following cannot be removed by mild treatment? अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे आइसबर्ग वाले प्रोटीन्स हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो क्या है, एम्बेडेड है अच्छे से, ठीक है। और जो ऊपर, जो लेयर के ऊपर सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट है, यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो फ्री है, तो इनको निकालना आसान होगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं या पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इनको हम माइल्ड ट्रीटमेंट से निकाल सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरी पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन की, तो इस लिस्ट को पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोला जाता है, एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये तीनों नाम किसके हैं, जो एक्सटर्नली प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के सरफेस पे। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है मैम, इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से है, जो ऐसे सेल मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इनको हम और क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोटीन, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। जो पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बात क्या है, एक ही बात है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय माइल्ड ट्रीटमेंट, कि ऐसे आसानी से इस प्रोटीन्स को आप लिपिड की मेम्ब्रेन से ऐसे नहीं कर सकते कि निकाल ही दो बाहर, तो वो हमारे कौन से प्रोटीन होंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। पर जो हमारी लिपिड, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड, थोड़ी सी फ्लूइडिक नेचर की मेम्ब्रेन होती है ये हमारी जो मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये ऐसे लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रोटीन्स लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं सेल में, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ। और रीजन क्या है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, क्वासी फ्लूइड। कैसी मेम्ब्रेन है, क्वासी फ्लूइडिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेमी फ्लूइड या क्वासी फ्लूइड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by। मान लो कि एक पहाड़ है ऐसे,
ठीक है, इसके ऊपर से पानी गिर रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, डाउन हिल प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये जो डाउन हिल प्रोसेस है, मतलब पानी तो ऊपर से तो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये कैसा प्रोसेस है, डाउन हिल प्रोसेस है, और इसमें कोई भी एनर्जी हमारी नहीं खर्च होगी। और अगर एनर्जी नहीं खर्च होगी तो ये जो चीज हो गई, ये क्या होगी, पैसिव होगी। बट अगर मान लो ऐसे ही हमने पानी को नीचे से ऊपर भेजना हो तो एनर्जी लगेगी, है ना। हम घर में भी अगर टैंक हमारा ऊपर है तो हम क्या यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, मतलब कि हमने उसको कहाँ पहुंचाना है, अपहिल पहुंचाना है, या जिसके लिए क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्टिव वाला। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जैसे मान लो किसी चीज की यहाँ पे कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा, जैसे एक गैस है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो इसकी नॉर्मल सी टेंडेंसी होगी ना कि जहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्पेस इसको मिल रही है उस तरफ मूव करेगी, मतलब फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी। तो ये तो चीज होगी तुम्हारी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और मान लो हम चाहते हैं कि सारी की सारी ये जो बी चैम्बर में भी गैस है, ये सारी की सारी किस में आ जाए, ए चैम्बर के बीच में आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाली जो चीज है वो हमारी किस में होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अभी आपने मेम्ब्रेन में एक चीज देखी थी कि वहां पे क्या प्रेजेंट थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट थे ऐसे। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के बाहर अंदर आयंस को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी तुम्हारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, नॉर्मल सा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऑस्मोसिस जब डिफ्यूजन होती है, जब डिफ्यूजन होती है पानी की, जब सॉल्यूट्स की हो तो हम उसको बोल देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब डिफ्यूजन। ठीक है, नॉर्मल डिफ्यूजन बोल देते हैं। बट जब पानी की हो तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है, दैट इज व्हाट, ऑस्मोसिस। वो क्या है, ऑस्मोसिस। पानी के केस में हम टर्म यूज करते हैं ऑस्मोसिस वाली, वैसे सिंपल डिफ्यूजन को ही कहते हैं। मतलब जब वाटर की डिफ्यूजन होती है तो हम क्या देते हैं, ऑस्मोसिस, और जब नॉर्मल सॉल्यूट होते हैं तो तब हम नॉर्मली डिफ्यूजन वर्ड का क्या कर लेते हैं बेटा, यूज कर लेते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं है वैसे, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 10 सेकेंड का वक्त कम रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वो क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो मतलब ए का आंसर 2 होना चाहिए। तो लो, ये तो हमारा एक ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया, बाकी चाहे आपको ना आते हो तब भी सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या, ऑप्शन ए में पहले का थर्ड ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन नहीं करता। फोर्थ स्पिंडल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कौन करता है, सेंट्रियोल्स करते हैं। एक चीज और, डी का 4 होना चाहिए। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आंसर आ गया ये तो। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया कि राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, और रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो हमारे सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो फिर अगर आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पता है या नहीं पता है, पर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है वो है ग्लाइकोसाइलेशन, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो गया था हो जाएगा, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। मुझे तो लगा था ज्यादा टाइम लगेगा, बट ये तो इजीली हो गया क्योंकि ऑप्शंस ही ऐसे सेट कर रखे हैं मैम ने। बट अगर यहाँ पे ऐसे किसी में और 2 वगैरह होते ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, तो सारे ऑप्शंस अच्छे से देखा करो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैं आपको ऑलरेडी चीजें बता चुकी हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट। मैंने यही तो कहा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी, कोई एनर्जी नहीं खर्च होती, तो ये तो गलत हो गया। रिक्वायर्स हाई ऑक्सीजन। मेरी बात सुनो, जब आप रेस्पिरेशन करते हो, है ना, आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स,
फैट्स, ठीक है। आप रेस्पायर करते हो, ऑक्सीजन लेते हो, अपनी बॉडी में ब्रीथ करते हो, और फिर ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन आती है इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके बनाती है ग्लूकोज प्लस एनर्जी, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप एक्सेल कर देते हो, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, एटीपी के फॉर्म में ये बनाती है ताकि आपकी जो बॉडी है या आपके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज हो सके, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो सके। तो ये जो चीज है ये पैसिव तो नहीं है, ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो है मतलब जो ऑक्सीजन है, हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए। जब हमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एनर्जी ही नहीं चाहिए तो क्या हमें ऑक्सीजन की डिमांड होगी? ऑक्सीजन की डिमांड ही नहीं होगी हमें, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? मान लो अब जैसे ये एटीपी है ना, इसकी मदद से बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। एटीपी क्या करते हैं, एटीपी किसकी हेल्प से, एटीपीएज एक एंजाइम है, उसकी हेल्प से क्या रिलीज करते हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपीएज, जो एटीपी को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करता है, और इसमें रिलीज होती है बहुत सारी एनर्जी बॉन्ड्स के टूटने से, जो कि हमारे रिएक्शन में और बाकी सारी चीजों में काम आती है। पर ये जो सारी चीज है ये तो एक्टिव प्रोसेस में हो रही है, और ये सारी जो चीजें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ टेम्परेचर पे वो काम करेंगे, उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी नहीं होंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, गलत। ये सारी की सारी चीजें हमें किसके लिए चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ सके। टेम्परेचर डिपेंडेंस है, पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए ताकि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो काम कर सके, ठीक है। एनर्जी डिपेंडेंट तो है ही नहीं हमारा एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चाहिए एनर्जी, क्योंकि आपने कहाँ जाना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस आर, ये क्या है? अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, साइक्लोसिस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये क्या था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग था या मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म था, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, जो किसी की हेल्प से नॉर्मल डिफ्यूजन हो सके बिना किसी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ना जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी, ये तुम याद रखना। तीसरी चीज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट है, ठीक है। बट ये जो फैगोसाइटोसिस है और जो पिनोसाइटोसिस है, ये क्या है, ये एक बल्क ट्रांसपोर्ट का मेथड है। क्या मेथड है, बल्क ट्रांसपोर्ट का मेथड है। पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। ये इनके अलग अलग नाम है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। जो पिनोसाइटोसिस है एंड फैगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग, और फैगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर, जो फ्लूइड मैटर का जब ट्रांसफर होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर, जब फ्लूइड मैटर की बात करी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। और सेल ड्रिंकिंग क्या था, पिनोसाइटोसिस, क्या था, पिनोसाइटोसिस। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा पिनोसाइटोसिस, ठीक है। सेल ईटिंग किसको कहते हैं, फैगोसाइटोसिस इटसेल्फ इज नोन एज सेल ईटिंग। और बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं आपके सेल के अंदर का, साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल, उसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर होगी। वह साइकिल की फॉर्म में इसको बाहर निकाला जाता है,
थ्योरी के लेक्चर्स में ऑब्वियसली हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Which of the following are correct with respect to Golgi apparatus? कौन सी चीज करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी apparatus? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत हो गया है। मैं आपको इससे पहले एक और क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, उसके बाद करते हैं। ऑर्गेनेलीज दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो आपका 2021 का नीट का पेपर हुआ था ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से उठाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या समझाना है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस किस से बना होगा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। यहां से प्रोटीन बनने के बाद जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमें पहले मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद हमें मिलता है गोल्जी एपरेटस, ये है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है लेबलिंग ऑफ प्रोटीन या लेबलिंग ऑफ लिपिड। मान लो अभी हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग चीज एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज तो पता है ना कि जो डीएनए है ना, डीएनए से जो ट्रांसलेशन होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहां से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन और प्रोटीन से हमारे फाइनली क्या बनता है, जो हमारी बॉडी में बनता है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये चीज अगर आपको नहीं पता तो जब हम जेनेटिक्स करेंगे तब आपको पता चलेगा, बट अब पर्टिकुलर एक प्रोटीन का क्या काम होगा क्या नहीं होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। कौन से प्रोटीन को क्या काम करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने तो एक प्रोटीन बना दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक लिपिड बना दिया, बट उसने क्या काम करना है ना। मान लो किसी एड्रेस पे आपको कुछ भेजना है तो वो कैसे भेजोगे, कैसे पता चलेगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ऐसे मान लो ऐसे बहुत सारे पेन्स पड़े हैं, ठीक है। ये एक पेन है तो ऐसे बहुत सारे पेन पड़े हैं, ठीक है। मान लो मेरी एक शॉप है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो पेन लोकेशन पर पहुंचाने हैं तो उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी कि ये इस पर्सन का पेन है, ये दूसरे पर्सन का पेन है, ये इनके घर जाएगा, दूसरा इनके घर जाएगा। तो वही काम करता है हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस के पास ये प्रोटीन आता है तो ये क्या करेगा, इसको लेबल करेगा, ठीक है। मतलब इसको एक फंक्शन असाइन कर देगा कि तू जाके डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी देगा, तू जाके नर्व सेल के पास जाके लगेगा, मतलब प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो गोल्जी बॉडी का ये वाला फेस है, जो गोल्जी बॉडी का जो गोल्जी बॉडी का ये वाला फेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं सिस फेस या बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। मतलब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। सिस फेज है या फॉर्मिंग फेज है या फिर कॉनकेव फेज है, ठीक है। और यहां से यहां तक जब जाता है, यहां से क्या होता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। उस पर जो लेबलिंग होनी होगी कि तूने ये काम करना है वो रिलीज होगा। तो ये वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस या फिर ट्रांस फेस या फिर और क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। तो ये काम है हमारे गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हमें हमारे लाइसोसोम्स, ठीक है। अब जैसे कोई भी प्रोटीन आया, लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे, अगर मान लो कोई भी काम करवाना है ना, इसमें प्रोटीएज होते हैं, एटीपीएज, लाइपेसिस, अगर लिपिड आएगा तो लाइपेज एंजाइम लग जाएगा, ठीक है। प्रोटीन आएगा तो प्रोटीएज एंजाइम लग जाएगा, उसको यूजफुल चीज में जो कि हम यूज कर सके उसका वो किसका काम है, लाइसोसोम का काम है। और जो उसके बाद चीजें बच जाती हैं वो किसका काम है, वो काम है वैक्यूल का, कि वो उसको स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। वो काम किसका है, वैक्यूल का। अभी जो मैंने आपको वैक्यूल के बारे में क्या बताया था, जो प्लांट सेल है उसमें स्टोरेज वाली चीजें ज्यादा होती है, जो वैक्यूल का साइज होता है वो बड़ा होता है। पर आपने अब ये चीज देखी होगी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक काम करा, दूसरा काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने करा, तीसरा काम लाइसोसोम ने करा, चौथा काम हमारे वैक्यूल्स ने करा। ठीक है, तो इनका क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड क्या है सिस्टम, एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। ठीक है, इन 4 ऑर्गेनेलिस का, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आगे आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर आगे आपके लाइसोसोम और फिर आगे आपके वैक्यूल्स। ये सारी चीज आपको समझ आई। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये चीज हो जाएगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, लाइसोसोम और इसमें एक राइबोसोम भी आ गया। राइबोसोम तो फ्रीली प्रेजेंट होता है, आपको पता ही है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद यही माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आ गया, ये भी कैंसिल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम फिर से आ गई, ये भी ऑप्शन कैंसिल। तो आपका फर्स्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द फेस ऑफ गोल्जी बॉडी दैट रिसीव सब्सटेंस फॉर पैकेजिंग। ठीक है, जिसको सब्सटेंस मिलता है फ्रॉम फॉर पैकेजिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ये वाला जो फेज था हमारा क्या था, फॉर्मिंग फेज, सिस फेज, या फिर कौन सा फेज था, कॉनकेव फेज। ठीक है, तो इसमें आपके ये जो ट्रांस फेज है ये नहीं होगा, यहाँ पे कॉनकेव फेज होगा। ठीक है, कॉनकेव फेज और सिस फेज बोथ 2 और 3 आना चाहिए था यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मतलब 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफेज इज, ट्रांसफेज कैसा होता है, मैंने आपको बताया था मैच्योरिंग होता है, तो फॉर्मिंग तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफेज इज कॉनकेव। ठीक है, ट्रांसफेज कैसा होता है, कॉनकेव होता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको उसमें गलत बता दिया। ट्रांसफेज कैसा होता है, मैंने यहां पर भी तुम्हें गलत बता दिया। ठीक है, नहीं यहाँ पर तो सही नहीं, गलत ही बताया। यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारा सिस फेस है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा। जो तुम्हारा सिस फेस है, सिस फेस कौन सा है, ये वाला, तो ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स। कैसा फेस होगा ये वाला हमारा, एक मिनट, कैसा फेस होगा तुम्हारा ये, कॉन्वेक्स। और ये कैसा होगा, कॉनकेव। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड सा होते हैं और ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉनकेव फेस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर नाउ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस ब्लंडर, नाम उल्टा पुल्टा बोल दिया था मैंने। ठीक है, तो ध्यान रखो कि ये क्या है, कॉनकेव फेस और सिस फेस। तो 1 एंड वेट, तो इसका ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो सिस जो कॉनकेव फेस है वो कौन से वाला है, ट्रांस फेस। ठीक है, तो इसका मतलब बोथ 1 और 2 तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। और कॉनकेव फेस भी नहीं है, ट्रांस फेस और सिस फेस एक ही बात होती है। यहां से भी रिमूव कर देते हैं, वेट अ मिनट। तो ये कौन सा फेस हो गया तुम्हारा, कॉन्वेक्स फेस। सिस वाला फेस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स फेस। ठीक है, तो ये कौन सा फेस हो गया, सिस फेस हमारा आंसर आ जाएगा। जो फेस ऑफ गोल्जी बॉडी जो सब्सटेंसेस रिसीव करता है पैकेजिंग के लिए, उसे हम बोलेंगे सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब तुम कैसे याद रखोगे, ठीक है, जो तुमने ऐसे याद रखना है कि कॉन्वेक्स है। ठीक है, वो जो छोटा सा ऐसे बना हुआ था वो केव है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो कॉनकेव वाला है ना, जो कॉनकेव वाला है वो कौन सा होगा, ट्रांस फेस। ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स फेस या सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या बताएंगे, जो ट्रांस फेज है वो क्या है, कॉनकेव हो सकता है या मैच्योरिंग हो सकता है। फॉर्मिंग और जो कन्वेक्स फेज है वो एक ही बात है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो ट्रांस फेज इज फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर लाइसोसोम, मैंने आपको बताया कि जो लाइसोसोम है वो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। करेक्ट, फॉर्म्ड एज अ वेसिकल फ्रॉम गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से ऐसे वेसिकल की तरह बना हुआ है लाइसोसोम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है,
कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैंने आपको भी बताया कि इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये भी सही। दूसरा, ये क्या करते हैं, सारी चीजों को, सारे एंजाइम्स को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इनके हाइड्रोलिटिक एक्शन की वजह से ही इन्हें क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये क्या है, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। विच इज इनकरेक्ट अबाउट वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं वो हमें पता है कि टोनोप्लास्ट से सराउंडेड होते हैं। स्टोरेज टैंक्स ऑफ सेल्स है, मैंने आपको अभी बताया रिजर्व मटेरियल स्टोर करते हैं। अगर थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर उधर चेंज हो तो घबराना नहीं है, सोच लेना है कि ठीक है स्टोरेज का काम तो है, रिजर्व मटेरियल तो है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि जैसे हमारा ये जो थोड़ा सा ऐसा है, मान लो वैक्यूल, और ये जो सेल है, तो सेल में मटेरियल थोड़ा बहुत होता है, बट यहाँ पर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है या फिर स्टोर्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है। जो इसकी कंसंट्रेशन है वैक्यूल की वो ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्यूपाइज लार्ज स्पेस इन एनिमल सेल देन प्लांट सेल। मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि प्लांट सेल का 90% हिस्सा भी हो सकता है क्या, वैक्यूल्स का, बट एनिमल सेल में ये कम होता है। ठीक है, तो इसमें रिवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लांट आता, यहाँ पे एनिमल आता, तो ये स्टेटमेंट हमें सही लगती। ठीक है, तो इन्होंने पूछा ही क्या है हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइसोजाइम आर न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये तो सही है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर ऑफ लाइसोसोम्स आर नॉट एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। ठीक है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो मैंने आपको बताया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर क्या बना, गोल्जी बना, और गोल्जी से बाद में क्या बने, लाइसोसोम बने। तो ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा रॉन्ग आंसर है कि जो एक्टिव पीएच के अंदर है, जो हमारा लाइसोजाइम का जो काम है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, आपने लीच एटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो जो चीज ज्यादा है उसकी वो चीज क्या होता है, हमारा क्या काम होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में उसकी कंसंट्रेशन को कम करें। मान लो अब लाइसोजाइम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही तो है, इसने क्या करना है, H+ रिलीज करना है। अगर ऑलरेडी एसिडिक पीएच है, अगर एसिडिक पीएच है मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लाइसोसोम को तो काम ही नहीं करना पड़ेगा ना, तो उस दौरान लाइसोसोम एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो जब एसिडिक पीएच होगी तो लाइसोसोम विल नॉट बी एक्टिव। समझ आया, लाइसोसोम क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम तब एक्टिव होगा लाइसोसोम का जब एसिडिक पीएच होगी, जबकि होगा इसका उल्टा। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इससे पहले सॉरी एक क्वेश्चन आपका रह गया, वेट, हाँ इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के बाद मैं आपको अटेम्प्ट करना चाह रही थी ताकि आपको अब आई थिंक ये वाली चीज समझ आ गई, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ आया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझ आया आप सबको, तो इसलिए अब हम ये क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी हमें पता है यहाँ पे सेलुलर एनर्जी फॉर्म होती है, इसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनते हैं लाइसोसोम में बट रिलीज तो होते हैं। इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम और ईआर, ये तो ये करता है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को फैसिलिटेट करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड,
मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है। इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस कहाँ से होता है? सेल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नहीं, सेलुलर ये तो सिर्फ गोल्जी एपरेटस के बारे में पूछा, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं पूछा। तो एटीपी ये तो सारा रेस्पिरेशन में होता है, प्लस लाइसोसोम में क्या होता है? एटीपीएज होता है, तो वहां से ये चीज बनेगी। तो जो हमारा आंसर होगा, इट इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बिल्कुल, जब क्या होता है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो कहाँ से बनेंगे? गोल्जी अपरेटस से बनेंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे इनको लिपिड तैयार करके देगा और ये क्या करेंगे? उस पर कार्बोहाइड्रेट्स की मार्किंग कर देंगे और वो जो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन होगा या ग्लाइकोलिपिड होगा वो क्या होगा? हम मतलब जो प्रोटीन है ये ग्लाइकोलिपिड है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? जिसमें ए और सी ऑप्शन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो क्या आंसर होगा हमारा? ए एंड सी, ठीक है। तो एटीपी वाला रोल किस में आता है? वो बाद में आता है लाइसोसोम में। तो इस मेरे को लगा था शायद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूछे, बट उन्होंने क्या पूछा था? गोल्जी अपरेटस का, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस की ये चीजें याद रखनी है कि सिस फॉर्म में प्रोटीन या जब लिपिड्स जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे रिजल्ट में? ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। ऑब्वियसली कि उसको मॉडिफाई ही करा ना उसने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। और जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है हमारी सेल वॉल। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको समझ आई। तो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के एंड की तरफ। गोल्जी अपरेटस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये आप कैसे याद रखोगे? आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि कॉनकेव के लिए हम क्या याद रखेंगे कि जो केव सी शेप है वो किसकी है? मैच्योरिंग फेज की है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और आप मुझे अपना स्कोर बताओगे कि ये क्वेश्चंस थे अराउंड 30 क्वेश्चंस थे, 30 नहीं, आई थिंक 29 क्वेश्चंस थे। 29 में से आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। स्कोर बताना है आपने कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना रहा और आपको कैसे मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल आपको कैसे चाहिए। तो उसके लिए मतलब लेक्चर्स आपको कैसे चाहिए, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम। तो स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा? टेलीग्राम के थ्रू मिलेगा, ठीक है। और वो मैं नोट्स तभी डालूंगी जब तुम्हारे क्या आएंगे? थ्योरी के सेशंस आएंगे। और थ्योरी के सेशंस तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुम कितने जल्दी सब्सक्राइबर्स लेके आते हो चैनल पे, ठीक है। क्योंकि मैं थ्योरी के सेशंस जो है लाइव लगाना चाहती हूँ और कुछ वैसे भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो रखे हैं कि मैं फिलहाल एमसीक्यूज वाले लेक्चर ले सकती हूँ इस वीक। और इसका अभी आएगा पार्ट 3। अभी हमारे सारे सिस्टम्स कवर नहीं हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस वगैरह, साइटोस्केलेटन, ये सारे चीजों पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो अभी पेंडिंग है। और अराउंड आई थिंक 40 क्वेश्चंस उसके हैं। तो हमने ऑलरेडी 43 क्वेश्चंस पहले करे थे, आज हमने अराउंड 30 के क्वेश्चंस करे, कल 49 क्वेश्चन करे। तो 3 और ये हो गए 8 और 11, 113 से 120 के क्वेश्चन में और अराउंड आप कितने होंगे? शायद 40 से ज्यादा हो जाए वो। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई थिंक एग्जामिनर भी कहाँ से ही कुछ और क्वेश्चन बना लेगा, चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा इसमें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।